तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे साथियों का प्रमोशन एग्जाम पिछले संडे को हुआ, जैसे कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, फिर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो इन साथियों के जो सवाल हैं, जब हम डिस्कस करते हैं तो अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम में हमें एक दृष्टिकोण मिलता है, तैयारी करने के लिए टॉपिक्स मिलते हैं। तो इसी कड़ी में जो सीआरजीबी के क्लरिकल टू ऑफिसर के जो एग्जामिनेशन हुए थे 11 मार्च को, तो उसके 30 क्वेश्चन हम लोग सेम डे 11 मार्च को ही डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनके बचे हुए 30 क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे साथी तो सो गए होंगे, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस जो है मैक्सिमम साथियों के एग्जामिनेशन हो गए हैं। तो जिन साथियों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं वो थोड़ा रिलैक्स होंगे और अपने प्रमोशन के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ जिन साथियों के एग्जामिनेशन जो हैं आने वाले महीने में हैं वो भी रिलैक्स होंगे, क्योंकि समय अभी काफ़ी है करके रिलैक्स होंगे। लेकिन जीवन में क्या होता है कि आपको हर दिन पढ़ना होता है, चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे एग्जामिनेशन ना हो, आपको पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि एक आदत सी होनी चाहिए हर दिन अपने दिमाग में बैंकिंग का नॉलेज इनपुट करने का। तो जब आप इस तरह से नॉलेज इनपुट करेंगे, भले वो छोटे छोटे नॉलेज ही क्यों ना हो, तो आप एक दिन आपके पास एक भंडार हो जाएगा। और जब भंडार हो जाएगा तो आप खुद में परिवर्तन देख पाएंगे। बैंकिंग की विधा को अलग तरीके से देखने का नजरिया मिलेगा आपको, आपके अंदर एक आत्मविश्वास मिलेगा और आपके अंदर एक सामर्थ्य शक्ति का विकास होगा। और ये ऑटोमेटिक ही होगा। उसके लिए करना क्या है, लगातार आप, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन आने वाला हो, चाहे एग्जामिनेशन हो चुका हो, आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम नया चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें नई चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ बुक्स भी होंगे, सर्कुलर भी होंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर उसी चर्चा के दौरान कोई चीज़ हम सुन लेते हैं तो हम सीख पाते हैं। तो आज के सेशंस में हम लोग बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के हमारे साथियों ने बहुत मेहनत करके पूरे पूरे 60 क्वेश्चन भेज दिए हैं। पहले सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज के सेशन में फिर अगले 30 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो बहुत ही कम साथी हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतने काफ़ी हैं, क्योंकि ये साथी जो हैं अभी सीखने वाले हैं और जो साथी अभी जुड़े नहीं हैं वो बाद में सीखने वाले हैं, सुबह सीखने वाले हैं। चलिए, तो आज का पहला जो सवाल है हम लेते हैं स्क्रीन पर। सवाल नंबर 31 होगा, क्योंकि 30 सवाल हम लोग 11 मार्च को ही डिस्कस कर लिए थे। एग्जामिनेशन इनका 11 मार्च को हुआ था। हाँ, राहुल शुक्ला जी जुड़े हैं यहाँ पर। राहुल जी, आपका एग्जामिनेशन 11 मार्च को हुआ था। जी सर। नमस्ते। समय क्या था? नमस्ते। समय क्या था? सर 2 बजे से स्टार्ट हुआ था एग्जाम। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे। 1 और बजे रिपोर्टिंग टाइम था और एग्जाम स्टार्ट हुआ स्टार्ट दो टाइम? बजे से 2 बजे से सर। नहीं, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे होगा जी। और एग्जाम टाइम 2 बजे स्टार्ट दो हुआ बजे से जी। और 3:30 बजे खत्म। हाँ सर, 90 मिनट का था। ओके। तो इसमें आपको क्या लगा, कुछ समय की कमी महसूस हुआ कि समय ठीक था, नहीं सर, पर्याप्त? समय ठीक था, बस एग्जाम के प्रेशर से कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। हम्म। जो मतलब ऐसे पढ़े हुए क्वेश्चन थे वो भी कुछ 2-4 क्वेश्चन वैसे भी गलत हो गए हैं। पर ठीक था, ओवरऑल सही था एग्जाम। अच्छी बात। लैंग्वेज के सवाल जो हैं वो उसको पढ़ने में कितना मतलब समय लग रहा था? लैंग्वेज के कैसे थे जैसे अभी प्रथमा बैंक के लैंग्वेज साथियों ने बताया कि लैंग्वेज में उनको सरल आया था हिंदी का। जी, पर हम लोगों के लैंग्वेज में पैसेज, थोड़ा सा पैसेज के क्वेश्चन आंसर करने में ना थोड़ी सी हम्म। प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब टाइम टेकिंग था। वैसे तो बाकी क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल वगैरह जो था वो सब ठीक अच्छा था, मतलब उसमें ज़्यादा अच्छा, टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन पैसेज में थोड़ा सा टाइम लिया है। बहुत बढ़िया। तो अभी प्रमोशन एग्जाम में एक सवाल जो है ऐड हो रहा है, वो है स्टेशनरी का इंश्योरेंस। तो कई प्रमोशन एग्जाम में शाखा स्तर पर स्टेशनरी का इंश्योरेंस कितना है पूछ लेता है, और कई जगह जो है रीजनल ऑफिस लेवल का है। उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। पूछा है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज ऑफ स्टेशनरी एट आरओ लेवल
एज पर द सीआरजीबी पॉलिसी। तो सीआरजीबी के जो पॉलिसी के आधार पर रीजनल ऑफिस लेवल में जो स्टेशनरी हैं उनका इंश्योरेंस कवरेज कितना लिया जाता है। और ये इंश्योरेंस कवरेज क्यों लिया जाता है कि मान लीजिए रीजनल ऑफिस में आग लग गई, कुछ हो गया, तो वो स्टेशनरी वहाँ पर जो जल गए हैं उनका एक कवरेज मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी के लिए कवरेज लिया जाता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है, ब्रांचेस का अलग होगा, लेकिन यहाँ रीजनल ऑफिस का पूछा है तो इसका आंसर होगा 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज लिया जाता है। अगर ये ब्रांच में है तो राहुल जी ब्रांच का कितना है आपका बैंक का? सर ब्रांच का 25,000। 25,000 है। हाँ, कई बैंकों का 15,000 भी है ब्रांचेस का। आपका जो है 25,000 है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये पॉलिसी बनाती है और इसके लिए इंश्योरेंस किए जाते हैं, जो स्टेशनरी हैं और बलगरी वगैरह के भी किए जाते हैं। तो ये चूंकि नया क्वेश्चन मिलता है तो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में जिन साथियों का है वो जरा अपनी पॉलिसी में इनको जरूर देख लीजिए कि ब्रांच में स्टेशनरी का कितना इंश्योरेंस कवरेज है, आरओ में कितना है और हेड ऑफिस में कितना, तीनों देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ये 32वां सवाल होगा, क्योंकि 30 सवाल जो है हम लोग पहले ही 11 तारीख को कर चुके थे, जिस दिन एग्जामिनेशन देके इन लोग घर भी नहीं पहुंचे थे, रेलवे स्टेशन से शायद इन्होंने अटेंड किया था। और हम लोग 30 सवाल डिस्कस कर लिए थे और आज हम अगले 30 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच स्कीम। ये ऐसा सवाल था हमारे, राहुल जी बताएंगे ये कैसा सवाल था राहुल जी, डीआरआई वाला? सर ये डीआरआई के लिए आया था, जो डीआरआई स्कीम होती है जिसमें अर्बन और रूरल के लिए रहता है, जिसमें हाउस होल्ड की मतलब हाउसिंग के लिए लेते हैं, और उसके अलावा नॉर्मल में भी उसमें कुछ हाउस लोन जो मिलता है। तो उसके लिए सर ये पूछा हुआ था कि ये किस किस क्षेत्र में ये अप्लीकेबल है ये स्कीम। ओके। तो ये क्या होता है कि जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एक स्पेशल लोन स्कीम है। और ये स्पेशल लोन स्कीम है जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफरेंट डीआरआई लेवल का होता है, डिफरेंशियल रेट एप्लीकेबल होता है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डीआरआई स्कीम बोलते हैं। इसमें 4% दर से जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये अगर कोई आजीविका जीविकोपार्जन के लिए है तो 15,000 का होगा, और हाउसिंग पर्पस के लिए होगा तो मैक्सिमम 20,000 का होगा। लेकिन सवाल एक्चुअल में पूछा क्या था? सवाल ये था कि कौन से ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ था क्या? जी सर, ये था कि एक हम्म। स्कीम किस क्षेत्र के लिए मतलब अप्लीकेबल किस किस क्षेत्र के लिए है। तो उसमें से बहुत सारे ऑप्शन थे, ऑल ओवर इंडिया है, अच्छा। और मेट्रो सिटीज को छोड़ के है, या हम्म। जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें है। तो ऐसे ओके। करके 5 ऑप्शन थे सर उसमें। ओके, तो ये तो ऑल ओवर इंडिया में ही एप्लीकेबल है ना? और वीकर सेक्शन को एप्लीकेबल है, तो वीकर सेक्शन के लिए होगा सही इसका, पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना? जी सर। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूछा गया था। अगला एक सवाल पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम रेटिंग स्कोर फॉर केसीसी लोन एलिजिबिलिटी। एक इंटरनल रेटिंग किया जाता है, इसमें मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए ये पूछा गया था। ये सवाल पूछा गया था नहीं कि सर, ये पूछा गया था इसमें कि कितने अमाउंट तक के किसी लोन के में स्कोर कार्ड जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, ऐसा पूछा गया था। ओके। जी सर। तो आप उसमें क्या, आपका पॉलिसी क्या कहता है आपके? सर पॉलिसी 3 लाख से ऊपर में सर स्कोर कार्ड लेना जरूरी है, 3 लाख तीन से ऊपर लाख के के ऊपर किसी में के ना? लिए। 3 लाख जी। के ऊपर में। ओके, तो ये सवाल जिस साथी ने भेजा थोड़ा क्लियरिटी नहीं था, अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। तो इसमें ये पूछा गया था, हमारे साथी ने बताया कि कितने रुपए के जो अगर लोन देते हैं तो वहाँ स्कोर रेटिंग की जरूरत नहीं है, तो वो 3 लाख होगा। और हर्डल आपका केसीसी में 40 है ना? केसीसी में जी मिनिमम स्कोर होना चाहिए 40, वो भी 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से नीचे तक स्कोर की जरूरत नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, ये हर्डल रेट यहाँ पर भी कम किया गया है केसीसी में, क्योंकि किसान है, खेती किसानी करता है तो उनको दे दीजिए। अदरवाइज नॉर्मली जो हर्डल रेट होता है स्कोरिंग का वो 50 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 40 है। इसका इस तरह से समझ लो कि जैसे आपके प्रमोशन एग्जाम है तो भैया 40 नंबर पाए तो भी पास कर दो, बुला लो इंटरव्यू में। तो यहाँ पर केसीसी के लिए ये स्कोरिंग है 40। लेकिन चूंकि सवाल ही अलग था, सवाल हमारे राहुल जी ने बताया कि सवाल ये था कि आपका कितने रुपए तक के लोन में इस रेटिंग नहीं करना है, तो 3 लाख रुपए तक रेटिंग नहीं करना है, 3 लाख से ऊपर है तो रेटिंग करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन शेयर एंड डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी, है ना?
शेयर एंड डिबेंचर अगर सिक्योरिटी पर है तो कौन सा चार्ज क्रिएट करना होता है, ये सवाल अभी नया जो है पूछ रहा है। पहले ने तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बार बार पूछता था, अब ये सवाल जो है बार बार पूछ रहा है। कल के एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, प्रथमा प्रथमा बैंक में भी ये सवाल पूछा गया है। तो जब भी शेयर एंड डिबेंचर की बात आती है तो वहां पर प्लेज या लियन होता है। असाइनमेंट जो आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, उस वीडियो में से एक ही चीज गलत हो गया, फर्स्ट वीडियो में। मैं उस पर्टिकुलर हिस्सा को काट दूंगा अभी वीडियो में, तो वो असाइनमेंट नहीं होता है एक्चुअल में। जो पहला वीडियो आज से कितने साल पहले बना, वो 2 साल या 3 साल, 3 या 4 साल पहले बना होगा वो वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो चार्ज एंड सिक्योरिटी है। उसमें ये मिस्टेक हो गया कि शेयर एंड डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी में वहां पर असाइनमेंट लिखा हो गया। बाकी शेयर एंड डिबेंचर में असाइनमेंट नहीं होता, बाकी सब सही है, सिर्फ वही वाला पर्टिकुलर गलत है। तो यहाँ पर प्लेज एंड लियन होता है शेयर एंड डिबेंचर के केस में। आज रात ही मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर दूंगा यूट्यूब पे जाके, है ना। तो इसमें गलती तो नहीं करती है राहुल जी आपने? सर हमने इसमें नन ऑफ दिस लगाया था क्योंकि इसमें ऑप्शन में मोर्टगेज था, हाइपोथिकेशन था, हम्म, प्लेस था और एक कोई और ऑप्शन था सर। अच्छा। तो लीन ऑप्शन में नहीं था और असाइनमेंट भी ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दिस ऑप्शन करके था। तो शेयर एंड डिबेंचर पर प्लेज भी लगता है, लियन भी लगता है, दोनों लग सकता है ना, दोनों लग सकता है। तो यहाँ पर वो डाउटफुल क्वेश्चन हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर प्लेस भी होता है और लियन भी होता है, दोनों होता है शेयर एंड डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी पर। तो अगर प्लेस दिया होगा तो प्लेस भी मोस्ट प्रोबेबल प्लेस भी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोन फॉर एग्री फॉर्म मशीनरीज? ऐसा कौन सा लोन है निम्नलिखित में से जहां पर फॉर्म मशीनरीज के लिए लोन दिए जाते हैं, ये बात कही गई। और ये कल के प्रथमा ग्रामीण बैंक में भी यही सवाल आया था, हूबहू यही सवाल आया था, है ना। इस सवाल का जवाब आप लोग भी देख लीजिए, आपके प्रमोशन एग्जाम आएगा। जब भी ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिए जाएंगे, लोन फॉर परचेस ऑफ ट्रैक्टर, तो वो क्या होगा, उसको फॉर्म मशीनरीज कहते हैं। फॉर्म मशीनरीज लोन में कैटेगराइज किए जाते हैं। ये ऐसे ही आया था सवाल, की कुछ घुमा के आया था? ऐसे ही आया था सर, ऐसे फॉर्म आया था। मशीनरी के लिए मतलब। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ सवाल पूछा गया है। व्हाट इज द पेनल्टी इन एडिशन टू रिकवरी ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ notional value of such note will be imposed when counterfeit notes are detected in the soil note remittance of the bank? तो ये सवाल पूछा गया कि जब भी बैंक में नोट रेमिटेंस होता है, करेंसी रेमिटेंस होता है, जैसे आरबीआई के चेस्ट में रेमिटेंस होगा, और वहां पर अगर जो नोट की गड्डी में से एक काउंटरफिट करेंसी नोट पाया गया तो कितनी पेनल्टी होगी, ये कौन बताएगा? हाँ जी, प्रिय अवस्थी जी हैं, इसको आइडिया है कुछ आपको? हम्म। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि अगर कोई काउंटरफिट करेंसी नोट मिल गया तो आपको जितना, जो काउंटरफिट करेंसी नोट है उसको उतना तो भरना ही पड़ेगा, उसके अलावा जो है कितना पेनल्टी है। तो इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए जितना नोट है, 1,000 रुपए का काउंटरफिट करेंसी नोट है, 2,000 का है, तो उतना तो भरना ही पड़ेगा। साथ ही पेनल्टी है एट 100% ऑफ द नोशनल वैल्यू ऑफ द काउंटरफिट करेंसी। जितना काउंटरफिट नोट्स है उसका 100% ये पेनल्टी होगा, प्लस जितना नोट है उतना तो लॉस भरना ही पड़ेगा, ये एडिशनल पेनल्टी है। ये सवाल जो है आया था कि 100% ऑफ द नोशनल वैल्यू ऑफ काउंटर फीट नोट्स जो है ये पेनल्टी होगा, इन एडिशन टू रिकवरी ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच नोट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल पूछा गया। इफ ए कस्टमर रिक्वेस्ट टू ओपन एन अकाउंट विथ हिज रिलेटिव विथ मैंडेट टिल ही विल ऑपरेट द अकाउंट आफ्टर डेथ ऑफ हिम, द रिलेटिव विल गेट द अमाउंट इज कॉल्ड व्हिच टाइप ऑफ मैंडेट? तो ये सवाल था राहुल जी, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है जी सर, यही था। कि एक ग्राहक आता है आपकी शाखा में निवेदन करता है कि महोदय, मेरे को मेरे रिलेटिव के साथ एक ऐसा खाता खोल दीजिए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँगा तब उसे मैं ऑपरेट करूँगा, मेरे मरने के बाद मेरे रिलेटिव पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का मैंडेट जो है क्या मैंडेट कहलाता है? और आप लोग भली भांति जान गए होंगे, ये है फॉर्मर एंड सर्वाइवर।
एक होता है आइदर एंड सर्वाइवर, मतलब उसका भुगतान दोनों में से आइदर ही विल लाइव, एनी वन कैन ऑपरेट, दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर में जब तक वो जिंदा होगा फॉर्मर ही उसको ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मर एंड सर्वाइवर का पॉपुलर सीरीज का सवाल है, लगभग 2 साल से यही सवाल आ रहा है, सवाल में कोई बदलाव नहीं है इस सवाल में। अगला सवाल है, दिशा इंस्टा अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस फॉर दिशा इंस्टा अकाउंट? अब दिशा इंस्टा अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताइए राहुल जी, दिशा इंस्टा अकाउंट क्या है आपका बैंक में? सर ये हमारे यहाँ एक सीआरजीबी का ऐप है दिशा नाम से। हाँ। उससे हम घर बैठे, मतलब जो भी कस्टमर होते हैं वो घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें वीडियो केवाईसी के थ्रू खाता ओपन होता है। ओके। उसमें तो आधार ओटीपी मैंडेटरी होता है। आधार में अगर मोबाइल नंबर रहता है उसके थ्रू ओटीपी जाता है, और उससे कस्टमर अपना वेरिफिकेशन करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कर सकता है और वहीं से ही ऑनलाइन जमा भी कर सकता है ना? जी सर। ओके, तो इसमें जो दिशा इंस्टा अकाउंट है, क्योंकि आप देखे होंगे भारत सरकार जो है डिजिटलाइजेशन पर बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं कि जितने भी कामकाज हैं वो डिजिटलाइज हों, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए भी शाखा जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खाता खोलना चाहता है तो घर से ही खोल ले, और इस सारा केवाईसी जो है वो आधार से इनेबल होगा, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे और अकाउंट खुल जाएगा। तो ऐसे नाम दिया गया है इसको दिशा इंस्टा अकाउंट, और इसमें मैक्सिमम बैलेंस है 1 लाख रुपए। और क्या कंडीशन है इसके, कुछ आपको पता है तो जरा साझा करिए जरा। इसमें मैक्सिमम बैलेंस है 1 लाख, और साल भर में कितना जमा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर उसमें एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख रुपए है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम 2 लाख रुपए तक क्रेडिट कर सकते हैं। और एक बार में सर उसमें ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो 49,999 हो चुका है। अच्छा, और विड्रॉल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी है क्या इसमें? और विड्रॉल के लिए सर बस उतने अमाउंट तक हम विड्रॉल कर सकते हैं इसका। अच्छा। और उसमें सर दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक डिजिटल अकाउंट बोलते हैं, एक को इंस्टा अकाउंट बोलते हैं। तो हाँ। इंस्टा अकाउंट जो होता है उसको 1 साल के अंदर उसका बैंक जाके वेरिफिकेशन कराना होता है, नहीं तो इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है अगर 1 साल तक केवाईसी नहीं होता है तो। ओके, ऑनलाइन खोलेंगे और 1 साल के बाद केवाईसी जाके सबमिट करेंगे बैंक में, तो वो जो है रेगुलर अकाउंट हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं ना? जी सर। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, बिफोर क्लोजर ऑफ एन अकाउंट नोटिस इज टू बी गिवन आप हाउ मच डेज इज रिक्वायर्ड टू गिवन टू द कस्टमर। इसमें बोला गया कोई अकाउंट को क्लोज करना है तो कितने दिन की नोटिस देनी होती है? हाँ जी, दीपमाला जी, कितने दिन की नोटिस देंगे? हम्म। सोमनाथ दास जी 30 डेज लिख रहे हैं, है ना? और अजय जी बोल रहे हैं 15 डेज। नहीं नहीं नहीं, 30 डेज का नोटिस देना होता है। अगर किसी अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हैं तो 30 डेज का नोटिस देना होगा। आप किन कारण से उसका अकाउंट जो है क्लोज करना चाह रहे हैं, ये बात है, कही गई है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का सवाल है। कि सवाल हर एग्जामिनेशन में आता है ना राहुल जी? हम्म। जी सर। हर एग्जामिनेशन, क्या उद्देश्य होगा इसके पीछे? लोन करिए, इसका फायदा दीजिए लोगों को, ऐसा करके उद्देश्य होगा, है ना? जी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को पॉपुलराइज करने के लिए या इसकी महत्ता के बारे में हमारे बैंक के कर्मचारी अधिकारी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, करके बारंबार बारंबार ये जो ये सवाल पूछता है, पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन है? और पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी है केवीआईसी। तो आप लोग बताइए कितने लोग हैं केवीआईसी के ऑफिस में विजिट किए हैं, जरा चैट बॉक्स में डालिए। इतने बार सवाल आता है, केवीआईसी का ऑफिस विजिट करना चाहिए आपको, केवीआईसी में कौन है महाप्रबंधक, उनका नंबर होना चाहिए, उससे संपर्क होना चाहिए, कैसे उनका प्रक्रिया, उनसे संबंध बनाइए, आपके जो अच्छे ग्राहक हैं उनके साथ लाइजनिंग कराइएगा, और उनको सब्सिडी दिलाइए, क्योंकि कैपिटल सब्सिडी मिलता है बहुत ज़्यादा। कैपिटल 35% कैपिटल सब्सिडी मिलता है। अगर 10 लाख रुपए का अगर प्रोजेक्ट कास्ट है तो 3.5 लाख रुपए जो है आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। सोचिए, 10 लाख का अगर कोई इंडस्ट्री है, राहुल जी गांव में आप कौन सा ब्रांच में हैं? हाँ। सर मेरी ब्रांच सेमी अर्बन की है। हाँ, मान लीजिए एक रूरल ब्रांच को देखते हैं,
तो 10 लाख रुपए तो मैं तो एक बड़ा सा बिजनेस शुरू हो सकता है कि नहीं, बताओ, गाँव गाँव में। बिल्कुल हो सकता है सर। हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो किराना शॉप 1 लाख में तो इतना सामान भर जाता है, गांव में छोटे छोटे जो जी। दुकान दिखते हैं ना। तो आप सोचो 10 लाख रुपए में कितना छोटे से गांव में एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और उसमें बहुत सारे कारीगर भी मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा। तो 10 लाख में से 3.5 लाख तो आपको केवीआईसी दे रहा है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। और अब मार्जिन कितना लेते हैं आप? 5% मार्जिन लेंगे, है ना? 5% मार्जिन लेंगे। तो 5% मार्जिन लेंगे और बाकी फाइनेंस करेंगे। तो 10 लाख में से 4 लाख तो आपका हो गया, मतलब जो 40% तो आपका, 5% वो दे दिया मार्जिन, 35% जो है गवर्नमेंट दे दिया, केवीआईसी जो है सब्सिडी दे दिया 40%। मतलब 10 लाख में से 6 लाख लोन हुआ, 4 लाख रुपए आपका, 3.5 लाख सब्सिडी और 50,000 उसका मार्जिन हो गया। तो इतने में कितना बढ़िया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है अगर सही टर्म्स में किया जाए तो। और बाकी के ज्यादातर, लिए सर CGFMO कवर करवा लेते हैं। हाँ, सीजीटीएमएस में कवरेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम सस्टेनेबल लोन नहीं कर पाते हैं उसको ना, इनकम तरीके से खड़ा नहीं कर पाते हैं। वो फंड डाइवर्ट हो जाता है, या वो अपनी शादी वगैरह में लगा देता है, और कुछ भी कर देता है, एसेट क्रिएट नहीं करता है, या उधारी चुका देता है, या उसको लालच रहता है सब्सिडी का सिर्फ, या कहीं करप्शन भी कर देता है ना? कई बार ऐसे होते हैं कि सब्सिडी के पैसे को खाने के लिए करप्शन होता है। इसी वजह से वो सक्सेस नहीं होता। अदरवाइज ये बहुत ही मजबूत एक स्कीम है जिसमें सरकार मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी देती है। तो उसी को पॉपुलराइज करने के लिए बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, विच इज द पेमेंट प्लेटफॉर्म मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई? तो एनपीसीआई से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा गया कि एनपीसीआई ने एक मैनेज और ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई ये पेमेंट प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर बहुत ही कम रुपए का जो है लेन देन हो जाता है, ऐसा कुछ सवाल था, है ना राहुल जी? सवाल कैसा था ये? सर ऐसे ही आया था। अच्छा। छोटे जमा या निकासी जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हम्म। NPCI के द्वारा इनिशिएटिव किया गया प्लेटफॉर्म कौन सा है इनमें से ऑप्शन। ओके। तो छोटे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो यूपीआई से किए जाते हैं, यूपीआई में, लेकिन ये आईएमपीएस के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पर आईएमपीएस वाला सवाल आंसर था कि आपका यूपीआई वगैरह लिख, UPI ऑप्शन पे नहीं था सर। यूपीआई ऑप्शन पे नहीं था। ओके, क्या क्या ऑप्शन थे इसमें? और सर इसमें NEFT था, NACH था, IMPS था, और एक *99# करके था, और एक कोई और ऑप्शन था, पर UPI नहीं था। ओके, तो इसमें आईएमपीएस सही होगा फिर, है ना? आईएमपीएस सही होगा। ओके। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, सवाल है, वॉक इन कस्टमर ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर इंक्वायरी एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग, ऐसा कुछ आया था सवाल ना। वॉक इन जी। कस्टमर क्या किसे कहते हैं, अगर उनका ट्रांजैक्शन लिमिट कितना होना चाहिए? तो वॉक इन कस्टमर के लिए केवाईसी गाइडलाइन में व्याख्या की गई है कि कोई भी कस्टमर अगर 50,000 तक के जो ट्रांजेक्शन्स करता है वो वॉक इन कस्टमर होगा। वॉक इन कस्टमर का मतलब हमारा जो है अभी वो ग्राहक है नहीं, और फिर भी वो बैंकिंग के लेन देन करेगा, तो उसको बोलते हैं वॉक इन कस्टमर। घूमते फिरते आया और काम करके चला गया। तो ये अप टू ₹50,000 तक के ये ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, तो यहाँ पर उसको वॉक इन कस्टमर कहेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, सॉइल नोट कैन बी एक्सचेंज एट बैंक ब्रांच काउंटर? कितने सॉइल नोट जो है एक्सचेंज कर सकते हैं अपने काउंटर पे? ये सवाल आया था और ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो जब भी कोई ग्राहक जो है आपके बैंक के काउंटर पे सॉइल नोट लेके आता है, तो अजय कुमार जी ने बढ़िया लिख दिया है ना, अजय कुमार जी 20 नोट लेके आएगा तो हम कर देंगे सर। लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा अधूरा है। इसमें यह है कि सॉइल नोट एक्सचेंज किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट काउंटर पे, ऐसी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक दिन में कितने का सॉइल नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं? तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक दिन में मैक्सिमम कितने नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं? तो वो है 20 नोट, 20 पीसेस, और मैक्सिमम ₹5,000, है ना? वैसे जो है काफी आपके जो ग्राहक आते हैं उनको ये चीजें नहीं पता होगा, लेकिन बार बार ये सवाल पूछता है हर प्रमोशन एग्जाम में
क्यों पूछता है राहुल जी? ये इसलिए पूछता है कि भाई आप लोग करा करो, कोई कस्टमर आता है तो उसको मना मत किया करो। तो हमारे अजय जी बोलते हैं कि सर क्या करें, तो फिर एक जो है एक धंधा बना लेता है, कोई डेली आ जाता है ये सब करने के लिए, और वो उधर जाके कमीशन में बट्टा में देता है, हमें हमारे बैंक में आके चेंज करता है। ऐसा भी होता है ना, कि वो सभी पब्लिक से वो बाजार में वही इकट्ठा करता है और बैंक में लाके डेली खड़ा हो जाता है। तो वैसे लोगों को अलग ट्रीट करना है देख के। बट एक नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर सॉइल नोट है तो बैंक काउंटर पे 20 पीसेस मैक्सिमम 5000 फ्री ऑफ चार्ज आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा एक्सचेंज करने के लिए आता है तो हम उसको पावती दे देंगे और फिर उसको लेटर क्रेडिट देंगे, बाद में क्रेडिट देंगे। और वो क्रेडिट देने की सीमा होगी, कितने दिनों के अंदर क्रेडिट देना होगा हमको? 30 डेज के अंदर क्रेडिट देना होगा। और उसमें सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हो तो, और इतने तक हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द इंसेंटिव ऑन एक्सचेंज ऑफ 50 रुपीज सॉइल नोट बाय आरबीआई? अगर सॉइल नोट 50 रुपीज तक के आप एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि आपने ग्राहक सेवा दिया, तो आपको जो है कितना इंसेंटिव है, कितना इंसेंटिव है जो है, अगर 50 रुपीज के सॉइल नोट एक्सचेंज करते हैं तो आपको एक इंसेंटिव देते हैं। तो वो इंसेंटिव जो है कितना है ये पूछा गया, इंसेंटिव। और इंसेंटिव आरबीआई द्वारा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि आप सॉइल नोट के लिए इतना मेहनत किए हैं, उनको अलग किए होंगे, सेग्रीगेट किए होंगे, सॉर्टिंग किए होंगे, तो इसलिए इंसेंटिव दिया जाता है। और ये सॉइल नोट के लिए 2 रुपए पर पैकेट फॉर एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट अप टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹50। तो 50 रुपए के डिनोमिनेशन, जैसे आप कैश डील करते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ, अगर आप सॉइल नोट सॉर्टिंग करते हैं, आरबीआई में जमा करते हैं, तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलता है क्या? हाँ मिलता है सर। कितना मिलता है? 2 रुपये पर पैकेट एक्सचेंज करने पर मिलता है ये सॉइल नोट, डिनोमिनेशन 50 तक के हों तो। ये बात हो गई। वाह सोमनाथ जी बढ़िया लिखे हैं, 2 रुपया पर पैकेट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल पूछा गया, अटल पेंशन योजना स्कीम में अगर कोई प्रीमियम डिले हुआ, सब्सक्रिप्शन डिले हुआ, तो उसका चार्ज किया है प्रति 100 रुपये पर महीना कंट्रीब्यूशन पर कितना रुपए का डिले चार्ज लगाया जाता है? तो ये अटल पेंशन योजना, यही सवाल आया था ये, आप राहुल जी इसको देख रहे हैं, सवाल ये आया था। जी सर, यही आया था। अगर प्रीमियम उसका 100 रुपए तक है तो हाँ उसमें कितना डिलेट हम पेनाल्टी लगाते हैं पर मंथ? ओके, क्या उत्तर लिखा आपने? 1 रुपया सर, 1 रुपीज। ओके, अगर 200 रुपये पर महीना होगा तो 2 रुपये, है ना? 2 रुपया सर। तो अटल पेंशन योजना, ये मैंने वो अटल पेंशन योजना के वीडियो में बड़े क्लियरिटी के साथ समझाया है आप लोग को ना, पेनल्टी को कितना कितना लगेगा, किस समय चेंज, जो रिवाइज गाइडलाइन पढ़ाया था अटल पेंशन योजना का। तो अटल पेंशन योजना में 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन के लिए अगर डिले हो जाता है तो उसको 1 रुपया पर महीना जो है ये डिले चार्ज लिया जाता है। अच्छा, सुजीत ठाकुर जी भी आ गए, जानकी नंदन आ गए अपना, है ना? तो ये आप जैसे नोट रिलेटेड हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, तो ये आप ना जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या काम देखते हो, तो आप लोग ना बड़ी विनम्रता से ये बता देना। ठीक है सुजीत जी? आवाज आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वाह, हाँ बधाई सर। हो आपको, आपका तो लिस्ट में नाम आ गया इंटरव्यू के लिए, है ना? जी। तो तैयारी है पूरी? यस सर, यस सर। अच्छा, तो आप जब इंटरव्यू में हाँ सर, जाएंगे, आपकी कृपा चल रही एकदम कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको विश्वास भी देता हूँ आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो इसमें क्या करना है अपने को, जब भी इंटरव्यू में पूछेंगे तो जी जी आपको सर। मौका मिलेगा कि आप क्या क्या काम देखते हैं, तो आप ना 2-3 चीज़ें जी अच्छे से पढ़ लीजिए अभी। जैसे क्लीन नोट पॉलिसी, नोट पढ़ाया हुआ है हमने, है ना? नोट रिफंड पॉलिसी पढ़ाया है। तो आप उसको जिसको पढ़ के गए ना उसी को बता देना, सर मैं ना जी कैश डीलिंग करता हूँ, ग्राहकों को अच्छा व्यवहार करता हूँ, और उन कैश डिपॉजिट और रिसीट में बैठता हूँ, पेमेंट करता हूँ। तो क्या होगा, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मैं मोबिलाइज करता हूँ, तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, तो आप उनका जवाब दे पाओगे जी और आपका 7-8 मिनट ऐसे ही गुजर जाएगा।
और 7-8 जी मिनट जी गुजर गया तो आपको बोलेंगे कि आप जाइए, मतलब आप जो काम करते हो उसको जानते हो। इन बिटवीन हो सकता है कि कुछ नए सवाल पूछे गए जाएं। नए सवाल मतलब अभी आपके बैंक में कोई नया स्कीम डिपॉजिट का लॉन्च हुआ है, ऐसा बोलेंगे ना? यस सर। कौन कौन सा स्कीम फूड लॉन्च फूड हुआ है? फूड फूड 444 दिन का सर आया हुआ है। नहीं, एफडी का। हाँ। तो पुराना हो गया और नया, अभी नया और लॉन्च हो गया महिला आ, दिवस पर, 8 मार्च के उपलक्ष्य पर, जो अभी हुआ था अच्छा ना, अच्छा। यस वो। इंटरनेशनल वुमेन डे हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हाँ महिला हाँ। दिवस पर महिलाओं जी के सम्मान के लिए, उनकी गरिमा के लिए सेंट्रल बैंक ने सेंट गरिमा स्कीम लॉन्च किया है। सेंट गरिमा। तो अभी आपसे जी जी पूछा जाएगा कल, क्योंकि अभी आज आजकल में जो इंटरव्यू अभी चालू हो रहे हैं इसमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बैंक की कोई स्कीम नई लॉन्च हुई है तो सेंट गरिमा हुई है, उसके फीचर बताइए। तो उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.05 है, और अच्छा। महिलाओं के लिए 7.55 है, मिनिमम जमा 10,000 है, मैक्सिमम जमा जो है 10 लाख है। तो जी इसका जी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है ना। जी जी सर, पीडीएफ सेक्टर में तो आ गया होगा। हाँ आ गया, नहीं तो मैं, नहीं आया नहीं है पीडीएफ में, मैं आपको अच्छा व्हाट्सएप अच्छा। कर दूंगा, है ना। जी 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 एकदम लेटेस्ट है और ये सवाल पूछेंगे। तो काफी कम लोग बता पा रहे हैं अभी तो, 4 to मतलब 3 to 4 वगैरह में भी नहीं बता पाए ज्यादा लोग। ठीक है। जी चलिए जी तो और भी कल सुबह थोड़ा फोन करना तो मैं और आपको साझा कर दूंगा, है ना। जी जी सर। लास्ट टाइम पूछे थे इंटरव्यू में कि आपने कोई 5 स्ट्रेंथ बताइए, हम आपको क्यों इस पोस्ट में सेलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, 5 स्ट्रेंथ बता दीजिए। मेरे पास 7 साल का अनुभव है बैंकिंग का। दूसरा बता दीजिए कि इन 7 सालों में मैंने जो बैंकिंग का नॉलेज सीखा उससे मुझे साहस आया, मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस है प्लस बैंकिंग का नॉलेज है। ये स्ट्रेंथ हो गया आपका, पहला है आपका 7 साल का बैंकिंग सर्विस स्ट्रेंथ है, बैंकिंग का नॉलेज स्ट्रेंथ है। तीसरा, आप जो है जीआईबी वगैरह सीआईबी कुछ किए हुए हैं तो वो स्ट्रेंथ बता दीजिएगा। चौथा, आपका डेडिकेशन बता दीजिएगा, डेडिकेशन। पांचवा, कस्टमर सर्विस जो है बेहतर मैं हैंडलिंग कर पाता हूँ, ये पांचवा मेरा स्ट्रेंथ है। ये पांच स्ट्रेंथ की वजह से मैं, मुझ में साहस आया है, आत्मविश्वास आया है कि मैं अपनी नई जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन कर लूंगा। ऐसा बोल लोगे ना सुजीत? जी सर। क्या बोलोगे कि सर बैंक में मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है काम करने का। जी और अनुभव क्या होता है कि अनुभव खुद में इतना मजबूत होता है कि आपको वो काम करा लेता है। अब 7 साल से बैंक में सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक काम कर रहे हो तो अ, आप 7 साल से ये काम कर रहे हो तो हमको तो लगेगा नहीं ये बंदा बैंक के लिए बना है। क्योंकि 7 साल में देखो निष्कलंक होके काम किया, मतलब समर्पण भाव है, तभी तो काम जी कर पा रहे हैं, है ना। जी और ईमानदारी से किया है, नहीं तो इससे गलती हो जाती है, इसको चार्जशीट हो जाता है, कुछ हो जाता है ना। तो ये देखा जी जाता है। तो आप बोलेगा कि 7 साल का कार्य अनुभव। फिर अगला, मुझे बैंकिंग का नॉलेज हो गया करते करते। फिर पूछेंगे क्या नॉलेज हो गया? सर बैंकिंग को मैं समझ पाया हूँ। बैंकिंग जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना है, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना है, लोन देना है, समाज कल्याण में लगाना है, देश की जो योजनाएं हैं उनका विकास करने हेतु बैंकिंग माध्यम से उनको विस्तारित करना है। ये तमाम चीजें आप बोल सकते हो उसमें, ठीक है। जी फिर ग्राहक सेवा मैं अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ, मैं रिकवरी अच्छे से कर पाता हूँ, मेरे में डेडिकेशन है, मैं सीखना चाहता हूँ, लर्निंग के लिए ओपन रहता हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। ऐसे तो आपको मैं 12-13 स्ट्रेंथ दिया हूँ वीडियो में एक बना के, है ना। जी ये देखिए हमारे एक साथी जो सेंट गरिमा का अभी है उन्होंने भेज दिया है ना। तो सेंट गरिमा का केस जो योजना के बारे में डिटेल यहाँ पर दे दिया सर्कुलर, अभी बात करते करते। यहाँ जुड़े तो नहीं है हमारे साथ? दीपमाला जी जुड़े हुए हैं, है ना। ओके। जी यस सर। आप ही ने भेजा है? हाँ जी सर। अरे वाह, आप इतनी देर जगे हैं, है ना, 12 बज गए हैं। बहुत बढ़िया। आदत हो गई सर। आदत हो गई है, अच्छी बात है। तो मैं भी थोड़ा, अभी ऑडिट चल रहा है ना, मैनेजमेंट ऑडिट चल रहा है, 10 बजे आऊँगा सोच रहा था, लेकिन आज एक दिन और बचा है, कल साइन होगा मैनेजमेंट ऑडिट और पूरा ऑपरेशन का पार्ट होता है, तो उनके सवालों का जवाब बना रहा था। तो ये देखिए इन्होंने लिख दिया है व्हाट्सएप में, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 10 करोड़, 10 करोड़ है ना।
मैक्सिमम 10 यस। करोड़ है ये। अच्छा, जी। मैक्सिमम 10 करोड़ कि 10 लाख है कि 10 करोड़ है? 10 करोड़ करोड़ दीजिए। हाँ सर। क्वांटम ऑफ डिपॉजिट 10 करोड़ है। और डिपॉजिट फॉर 777 डेज, 777 डेज है ना? यस। 0.5 सीनियर सिटीजन के लिए हम्म। एडिशनल। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये तो तत्काल दे दिया, मैं अभी डाल उनको दे दूंगा पर्सनली। है, अच्छी बात है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। अभी जो इंटरव्यू में जो भी हो रहे हैं यही सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो जी सेंटनियो की लॉन्च हो रहा है, सेंट्रल राइज हुआ है, सेंट गरिमा है, जो आपके नॉन कॉलेबल डिपॉजिट हैं, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सवालों का सिलसिला अभी जारी रखते हैं, आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। अजय कुमार जी लिखते हैं, गुरु के सोने के बाद ही शिष्य को सोना चाहिए। नहीं नहीं चाहिए नहीं, मैं भी आपका साथी हूँ, है ना? तो आप अपनी मर्जी से अपना शरीर का ख्याल रखते हुए आप अपना आचार व्यवहार रखिए। और जब जब भी समय मिले शिकायत मत करिए, जो समय मिला उसमें ही पढ़ लीजिए। मतलब थोड़ा फ्रीलांसर रहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तनावग्रस्त, चुनौतीपूर्ण और तनावग्रस्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि बैंक में किसी काम को दोबारा देखने के लिए समय नहीं मिलता। ठीक है ना दीपमाला जी? जी सर। आपको एक्यूरेट करना है और स्पीड से करना है। अगर एक एनईएफटी आरटीजीएस आपने कर लिया तो दोबारा देखने का मौका कहाँ मिलेगा आपको? वो तो चला गया जहाँ जाना है। तो बैंक जी में जी। ठीक उसी तरह हर एक काम ऐसी है। मान लीजिए आपने कोई चीज कर दिया काम, तो आपका निर्णय है। तो इसीलिए हम लोग ना, हमारा माइंड पूरा लगा रहता है। तो इसीलिए हम लोग चैलेंजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो चैलेंजिंग इंडस्ट्री के लिए जब इतना है तो हमारा ना लॉजिक बहुत तैयार रहना चाहिए। और माइंड जो है ऐसा होना चाहिए कि डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो क्योंकि आपके पास सारे डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। आप काम कर रहे होंगे, कस्टमर आ जाएगा, आप कुछ कर रहे होंगे, आरओ से फोन आएगा, जेडो से फोन आएगा, कोई से भी फोन आएगा। तो आपके माइंड को ना इतना स्ट्रांग बनाना है कि कहीं से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो जो चाहता है वो करना चाहिए। तो अटल पेंशन योजना के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लोन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है, किसी कंपनी को जब लोन देते हैं तो उनका एक प्रभार दर्ज किया जाता है। वो प्रभार दर्ज कहाँ किया जाता है, ये सवाल पूछा। सवाल सीधा है, लेकिन शायद एग्जामिनेशन में थोड़ा घुमा के पूछा था कि जब भी कंपनी को लोन दिया जाता है तो वहां पर एक चार्ज क्रिएट करना होता है। जैसे कि हम लोग स्टॉक पे भी चार्ज क्रिएट करते हैं, तो कंपनी को जब लोन देते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास प्रभार दर्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं आरओसी। तो जो कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं, कंपनी रजिस्ट्रार क्या होते हैं? वो कंपनी का सारी चीजें, कंपनी मामले से परमिशन देखते हैं, है ना, सारी चीजें देखते हैं। तो उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिखा है, एक्नॉलेज इज टू बी गिवन टू द कस्टमर विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। ये सवाल राहुल जी ऐसे ही पूछा था आपको। जी सर। हाँ, कि अगर कोई ग्राहक शिकायत करता है तो उसको शिकायत का एक्नॉलेजमेंट कितने दिनों में देना चाहिए? तो ये आपके पॉलिसी के हिसाब से कितना दिन का है राहुल जी? 3 दिन है सर। ठीक है। ये सब प्राय जो है आरबीआई की गाइडलाइन है, एक्चुअल में ये आरबीआई की गाइडलाइन है। और इसमें सभी बैंकें इसका पालन करते हैं कि 3 डेज के अंदर इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। वैसे तो जिस समय शिकायत किया उसी समय एक्नॉलेज करिए, लेकिन बैंक ने, सॉरी, आरबीआई ने आपको 3 दिन का समय दिया है कि उसको, आप उसकी शिकायत को एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करने का मतलब ये हुआ है, आप एडमिट करोगे उसकी शिकायत को करने के लिए, स्वीकार करते हैं, और उसकी शिकायत को रिजॉल्व करने के लिए आप फिर टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से भिड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट देना। तो एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए 3 दिन। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस इन स्मॉल अकाउंट? तो स्मॉल अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना होता है? किसी भी समय स्मॉल अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस होगा 50,000। 50,000 से ज़्यादा मैक्सिमम बैलेंस नहीं होगा। ये सवाल है, सिंपल सा सवाल आ गया कि कोई भी स्मॉल अकाउंट है तो उसमें 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा, और अगर साल भर में जमा करने की बात आई तो 1 लाख रुपए। अगला है, ड्रेस फॉर सबऑर्डिनेट स्टाफ परचेसिंग पावर ऑफ स्केल 1 ऑफिसर। तो ये ड्रेस जो है, किसी सबऑर्डिनेट स्टाफ को ड्रेस दिया जाता है, और ये ड्रेस जो है 3 साल में एक बार दिया जाता है।
इसके लिए अगर ब्रांच मैनेजर स्केल 1 है तो उनका नॉन लेंडिंग पावर कितना है, ये पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया राहुल जी। जी सर, यही था सर। तो स्केल 1 ऑफिसर का आपका कितना पावर है आपके बैंक का? 5,000 सर। अच्छा, तो 5,000 रुपये तो अच्छा ड्रेस आ जाएगा फिर तो, है ना? 5,000 रुपये का तो बढ़िया ड्रेस सिला जाएगा उनके लिए। तो अच्छी फैसिलिटी माना जाएगा, इसको अप्रिशिएट करना मतलब माना जाएगा कि अगर एक सब ऑर्डिनेट स्टाफ है तो उसको अगर वर्दी पहनने के लिए अगर इसमें इसमें जूते वूते सब शामिल होते हैं कि सिर्फ ड्रेस के लिए है, जैसे कई बैंक सर आई थिंक इसमें सर विंटर के लिए भी जोड़ के बोला गया, शायद हाँ हाँ जोड़ा गया विंटर था। का ना, ब्लेजर ब्लेजर सब ये है ठीक है। इसमें जोड़ के, है ना? कोट पैंट बोलते हैं ना, कोट पैंट। जी। और जूते वूते भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, एक बार देख लीजिएगा सर्कुलर, क्योंकि 5,000 का स्केल 1 का पावर है, स्केल 2 का 8,000 का पावर है, स्केल 3 का कितना है 10,000, और स्केल 4 का 15,000 का पावर है आपके बैंक का, है ना? ठीक है तो सर। इसमें तो काफ़ी आ जाएंगे। चलिए, तो ये 5,000 का है ड्रेस के लिए सबऑर्डिनेट स्टाफ का। अगला सवाल है, व्हाट इज द ब्रांच बिजनेस क्राइटेरिया फॉर स्केल 1 ब्रांच मैनेजर? स्केल 1 ब्रांच मैनेजर अगर वहाँ है तो वहाँ का बिजनेस क्राइटेरिया क्या होगा, ये पूछा गया। कितने रुपए तक का अगर बिजनेस है तो वहाँ पर स्केल 1 ब्रांच मैनेजर की पदस्थापना की जाएगी। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है क्राइटेरिया। कोई स्मॉल ब्रांच होता है, मीडियम ब्रांच होता है, लार्ज ब्रांच होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज, ऐसे करके ब्रांचेस होते हैं। लेकिन स्केल 1 के लिए जो है 15 करोड़। तो अजय कुमार जी कौन से बैंक से हैं? आपका 6 करोड़ लिख रहे हैं आप, अजय कुमार जी। ओके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का एक सवाल था, अच्छा वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के हैं। ओके, और ओके, तो यहाँ पर जो है ये दीपमाला जी, आपके बैंक में तो स्केल 1 का तो कुछ है ही नहीं। दीपमाला जी, स्केल 1 का कोई भी ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकता, है ना दीपमाला जी? लेकिन आपके है सर स्किल 1। स्केल 1 के लिए है। ओके, लेकिन स्केल 2 ब्रांच मैनेजर है, स्केल 1 के लिए डेजिग्नेटेड नहीं है ऐसा, ओके है ठीक ना? और ये ग्रामीण बैंक है ना, यहाँ पर स्किल स्टाफ का जो पॉलिसी होता है वहाँ पर स्किल 1 को ब्रांच मैनेजर बना देता है। हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी बनाता होगा स्किल 1 को, लेकिन ना एज पर पॉलिसी में वो स्किल 1 को ब्रांच मैनेजर नहीं बनाता, डेलीगेटेड है। नहीं है। ओके। तो यहाँ पर जो है ब्रांच मैनेजर स्किल 1 के लिए 15 करोड़ है। ये सवाल है, अगला सवाल, आफ्टर हाउ मेनी नोटिस डेज टर्म डिपॉजिट कैन बी क्लोज? ये भी शायद सवाल रिपीट हो गया कि कोई अकाउंट क्लोज करना होगा तो कितने दिन का नोटिस देना है। लेकिन ये कैसा सवाल था, ये टर्म डिपॉजिट के लिए क्या था, ये आया था राहुल जी बताएं। सर इसमें ऐसा पूछा हुआ था कि एक पूरा वर्किंग डेज का नोटिस देके जो हम्म। एक मियादी जमा होता है उसको बंद करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अच्छा, तो क्या क्या ऑप्शन थे उसमें? सर उसमें डिमांड डिपॉजिट था, और टर्म डिपॉजिट था, एक नोटिस डिपॉजिट था। जो सर उसका आंसर वही था, नोटिस डिपॉजिट है। हाँ नोटिस डिपॉजिट है, नोटिस डिपॉजिट है। क्या होता है आजकल नया टर्म जो प्रतिस्पर्धात्मक सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें कॉलेबल डिपॉजिट, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट, नोटिस डिपॉजिट ऐसा आता है। तो यहाँ पर नोटिस डिपॉजिट होगा। तो ये नोटिस के लिए मैं आंसर जो है दूसरे तरीके से हो गया, क्योंकि पहले एक सवाल आया था ना कि कितने दिन का नोटिस देके अकाउंट क्लोज कर सकते हैं उसके हिसाब से, बट आपने सवाल को क्लियर कर दिया, वो नोटिस टर्म डिपॉजिट होगा, नोटिस टर्म डिपॉजिट होगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, सवाल नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी फॉर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम? तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी कितना दिया जाता है? कितना दिया जाता है अजय कुमार जी? याद है डेयरी स्कीम में जो है, जो भी इसमें काम करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो यहाँ पर जो है सब्सिडी दी जाती है प्रोजेक्ट कास्ट का 25%, 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट। और अगर SC ST फार्मर हैं तो 33.33% का जो है कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है। और ये कैपिटल सब्सिडी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के माध्यम से दिया जाता है। तो ये मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी है। सॉरी सर, मेरा माइक खराब है, कोई बात नहीं।
टाइप करके बता दीजिए। हाँ, बता ही दिया आपने। अच्छा, माइक से आवाज नहीं आ रही ठीक से आज, है ना? ओके। तो ये ऐसा क्या सवाल आया था? ये डेयरी का ये कैपिटल सब्सिडी वाला सवाल आया था राहुल जी। जी सर, सर ये जनरल कैटेगरी के लिए पूछा हुआ था। 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट, है ना? जी जी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। एज पर द कंपनसेशन पॉलिसी, इफ बैंक मिस्टेकन एंड करेक्टेड द फॉल्ट, देन इट इज कॉल्ड व्हिच प्रैक्टिस कोड? ऐसा आया था, क्या आया था ये सवाल? ऐसा ही आया था सर कि अगर बैंक से कोई मिस्टेक हो जाती है तो हाँ, बैंक उसको जल्द से जल्द उसमें सुधार करेगा। तो ये किस शेयर प्रैक्टिस कोड के अंतर्गत आता हुआ है कस्टमर सर्विस पॉलिसी के हिसाब से? तो आपके बैंक, आपके एग्जाम में तो कस्टमर सर्विस पॉलिसी के बहुत सारे सवाल आ गए, 8-10 सवाल दिख रहे हैं, है ना? बहुत क्वेश्चन है सर, मतलब क्योंकि कस्टमर सर्विस पॉलिसी में भी चेक कलेक्शन पॉलिसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो 15 to 16 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे एक ही सर्विस पॉलिसी से। हाँ, कस्टमर सर्विस पॉलिसी से तो ये आपका 6वां 7वां क्वेश्चन आ गया, है ना? चलिए, तो यहाँ पर कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडक्शन एंड कंपनसेशन पॉलिसी कोड, ऐसा कुछ था, कंपनसेशन कोड, है ना? तो जी सर, यही सर। ये था कंपनसेशन पॉलिसी में, अगर कोई बैंक मिस्टेक करता है, सुधार देता है, तो ये जो है कौन से फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत आता है? तो कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडक्शन एंड कंपनसेशन पॉलिसी कोड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विद इन हाउ मेनी डेज डुप्लीकेट इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी इशूड? अब ये भी कस्टमर सर्विस पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर कोई भी डुप्लीकेट इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट जारी करना चाहता है तो कितने दिनों में हो जाने चाहिए जारी? तो यहाँ पर जो है आपके कस्टमर सर्विस पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना होगा। मेरे ख्याल से आने वाले प्रमोशन एग्जाम में जो साथी भाग ले रहे हैं वो कस्टमर सर्विस पॉलिसी को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये दीपमाला जी 15 डेज लिखे हैं, सही है, 15 डेज आरबीआई कहता है, लेकिन ये कस्टमर सर्विस पॉलिसी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है, तो वो 7 डेज इन्होंने लिखा है। डुप्लीकेट इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट, अगर डिमांड ड्राफ्ट कहता है तो 15 डेज हो जाता, बैंकर चेक्स कहता है तो 15 डेज हो जाता, लेकिन यहाँ पर इनके पॉलिसी में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डुप्लीकेट इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट। इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ दीपमाला जी कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऑफिस का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना? एक ब्रांच उनका, जैसे अभी ये हमारे राहुल शुक्ला जी का एक ब्रांच है, बिलासपुर ब्रांच, फिर एक ब्रांच है मान लीजिए आपका तारा ब्रांच है या अंबिकापुर कोई ब्रांच है, तो इंटर ब्रांच का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो यहाँ 7 डे में जारी हो जाएगा। क्यों 7 डेज में जारी हो जाएगा? क्योंकि इनको वेरीफाई करने के लिए, इंटर ब्रांच का वेरीफाई करने के लिए सुविधा होगी इसलिए। और जो डिमांड ड्राफ्ट का हो गया और कुछ बैंकर चेक्स को लिए हो गया, तो वो 15 डेज का है एज पर आरबीआई पॉलिसी, बट इनके यहाँ टर्म यूज किया गया है डुप्लीकेट इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नॉन होम ब्रांच मैक्सिमम क्रेडिट इन सेविंग अकाउंट। तो ये तो बैंक टू बैंक आपके जो सर्विस कस्टमर सर्विस पॉलिसी का, देखो ये भी सवाल कस्टमर सर्विस पॉलिसी का है, ये भी सवाल कस्टमर सर्विस पॉलिसी का है, तो 10 तो सवाल यहीं इसी सेशन में हो गए। तो नॉन होम ब्रांच मैक्सिमम क्रेडिट जो है ये है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कर सकते हैं। और पेमेंट कितने का है, पेमेंट कितना कर सकते हैं राहुल जी? और सर पेमेंट विड्रॉल से तो नहीं है, पर अगर चेक से करेंगे तो अगर कस्टमर खुद से उपस्थित होता है तो 25,000, ओके, 25,000। और करेंट अकाउंट से 50,000। बढ़िया, बहुत बढ़िया। करंट अकाउंट का 50,000 और जमा करना है तो 2 लाख। जी सर। अगला सवाल है, ये सवाल भी बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन? कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए? तो दीपक सक्सेना जी कैनरा बैंक से हैं, वो बोल रहे हैं कि 50,000 है, मतलब निकालने के लिए, है ना? पैसा निकालने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ये प्राय सभी प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल पूछ रहा है कि नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? तो मरदीप माला जी ने बता दिया, हमारे D2 फॉर्म, DA2 है वो, है ना? तो कि D2 है, DA2 बोलते हैं क्या, कि D2 बोलते हैं? DA2 होता है ना शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, ये कैंसिलेशन वाला फॉर्म बार बार ये पूछा मत जा रहा है कि नॉमिनेशन कैंसिलेशन, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें बता रहा है कि नॉमिनेशन कैंसिलेशन फॉर्म को छुपा दो।
छुपा दीजिए, क्योंकि हमको बोला जाता है ना सभी खातों में नॉमिनेशन होना चाहिए। तो नॉमिनेशन रजिस्टर करने के लिए DA 1 है, कैंसिल करने के लिए DA 2 है, और मॉडिफाई करने के लिए DA 3 है। लेकिन पूछता है कैंसिलेशन के लिए, जबकि हमको ऐसा बोला जाता है कि कैंसिलेशन ना करो, उनको लेते रहिए। सभी खातों में नॉमिनेशन होना चाहिए। नॉमिनेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसी व्यक्ति का जिंदा रहते हमारे साथ खाता है, उसके खाते में वैल्यूएबल अमाउंट रखा हुआ है। तो नॉमिनेशन इसलिए लीजिए क्योंकि अगर उनको कुछ क्षति हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप अपनी जवाबदारी से कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि अगर आप उसको डेथ हो गया तो आप मुक्त होंगे बहुत आसानी से, नॉमिनेशन होगा, तो इसीलिए नॉमिनेशन कलेक्ट करना होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इन विच बिल ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल? कौन से बिल में ग्रेस पीरियड दिया जाता है? ये तो एकदम सरल सा सवाल है, सभी लोग जान गए होंगे। यूजांस बिल या टर्म बिल बोलते हैं जिसको, यूजांस बिल में ग्रेस पीरियड दिया जाता है 3 दिनों का, और ये भी अभी लगातार आ रहा है। पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सभी में ये सवाल आ रहा है, यूजांस बिल में जो है ग्रेस पीरियड दिया जाता है। आप यकीन मानिए अभी हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सवाल पढ़ रहे हैं, कल हम प्रथमा बैंक का सवाल पढ़ रहे थे, कल हम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का सवाल पढ़ेंगे, और परसों हम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का सवाल पढ़ेंगे। आप देखिएगा उनमें से 30 से 35 क्वेश्चन सेम टू सेम है जो इनमें आए हुए हैं। बाकी 25 सवाल अलग अलग हैं, लेकिन 35 सवाल तो सेम टू सेम है। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में तो आपको लगेगा कि आप पूरा पूरा सवाल वही सेम चल रहा है। मतलब इंटरनल के बहुत कम सवाल पूछे हैं, जनरल बैंकिंग के सारे सवाल आ गए, और वही पॉपुलर सीरीज के सवाल है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SHG फॉर्मेशन? तो SHG का क्या ऑब्जेक्टिव है दीपमाला जी, आप बताइए। तो आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो अच्छा ये सुजीत से पूछ लेना। सुजीत जी जगह हो? आप बताओ सुजीत जी, SHG क्यों बनाया जाता है? सेविंग। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप हम्म। गांव के सर काफी महिलाओं को सर एक इकट्ठा करके हाँ। ग्रुप बनाया जाता है। हम्म। तो उसका हम्म, उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सर महिला को आत्मनिर्भर होना और सशक्तिकरण करना। हम्म। नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक बार पढ़ना होगा इसको, सवाल पूछेंगे। और अच्छा ग्रामीण अच्छा। बैंक के इंटरव्यू में तो पूरे सवाल यही पूछे जाते हैं SHG के बारे में। तो आपको SHG के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना? जी जी। तो आप उसमें लिखिएगा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार ने एक विशेष अभियान चलाकर ग्रामीण स्तर में रहने वाले महिलाओं को संगठित करते हुए उनमें बचत की आदत डालने के लिए और म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने के लिए उन्हें ग्रुप बनाने की जो प्रणाली है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब महिलाएं अकेली होती हैं तो अपने को कमजोर समझती हैं गांव में, लेकिन जब इकट्ठा होंगे सब महिलाएं और इकट्ठा होंगे, उनको जरूरत के समय कुछ पैसे की जरूरत होगी तो उन्हीं के द्वारा जमा किए गए बचत किए गए पैसे से उनको मिल जाएगा, तो वो आत्मनिर्भर होंगे, उनका थोड़ा गौरव बढ़ेगा। नहीं तो हर बार अपने हस्बैंड को पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि गांव में रोजगार रहता नहीं है। तो इसी आजीविका के लिए और आजीविका से आत्मनिर्भर बनाने के लिए SHG बनाया जाता है। SHG में जो है 10 से 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है। डिफिकल्ट इलाके में या डिजेबल जो पर्सन होते हैं वहाँ 5 से 20 होते हैं। तो SHG का मुख्य उद्देश्य है कि बचत की आदत डालने के लिए, दूसरा आपका परस्पर सहयोग करने के लिए। तो फिर पंचसूत्र भी बता दीजिएगा उनमें। पंचसूत्र क्या है कि नियमित जमा, नियमित जो है बैठक, मतलब रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी और रेगुलर अकाउंट, ये पंचसूत्र का पालन करते हैं। तो लगातार 3 महीने तक पंचसूत्र का पालन करेंगे तो उनको एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के तौर पर 15,000 तक, और वो उनके कॉर्पस में ऐड होता है। फिर उसके बाद जी फिर 3 महीने तक, और अगर ये पंचसूत्र का पालन करते हैं तो क्रेडिट लिंकेज मिलता है 6 लाख का। अगर इतना बता देंगे तो भी वो जान जाएंगे कि आप अच्छा बता पाओगे, ठीक है? जी जी जी। लेकिन इसमें ये सवाल आया था इनका कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें मतलब क्या नहीं है, क्या आया था, थोड़ा राहुल जी बताएं जरा, ये सवाल कैसा था?
सर इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे जो एसएचजी से रिलेटेड थे, और हम्म तीसरा ऑप्शन में से चुनना था कि इनमें से एक और कौन सा जो ऑप्शन है। तो इसमें ये जो सेविंग की स्किल है ना, ये हम्म। वाला ऑप्शन नहीं था उसमें, तो नन ऑफ दिस लगाना पड़ा। अच्छा, तो इसके दो होते हैं, एक तो टू डेवलप द सेविंग हैबिट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो एसएचजी का कभी भी उद्देश्य ये नहीं होता है सुपर प्रॉफिट कमाना, उद्देश्य नहीं होता है उसका, उद्देश्य यही होता है डेवलप सेविंग हैबिट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इफ काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड लेस देन 4 देन बैंक्स शुड, अगर 4 से कम काउंटरफिट करेंसी नोट मिलता है तो बैंक क्या करेगी, ऐसा सवाल पूछा था, ये सवाल पूछा था। जी सर। तो अगर 4 से कम बैंक काउंटर पे नकली नोट पाए जाते हैं तो बैंक क्या करती है, उनको इकट्ठा करती है, उनको जब्ती बनाती है, जब्ती बना के रजिस्टर मेंटेन करती है, और रजिस्टर मेंटेन करके महीने भर में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है पुलिस थाने को देती है, और नकली नोटों के साथ, ताकि पुलिस जांच कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। तो इसकी जो रिपोर्टिंग की जाती है एफआईयू को की जाती है महीना खत्म होने के 15 दिन बाद, और पुलिस थाने में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देनी होती है अगर 4 नोट से कम पाया गया सिंगल डिपॉजिट में तो, और अगर 4 से अधिक पाया गया मतलब 5 पाया गया तो एफआईआर करने के लिए बात होती है, लेकिन अगर 4 से 4 4 या 4 से कम पाया गया तो उसको हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इज टू बी सेंड टू द पुलिस ऑन मंथली बेसिस। तो हर महीना महीना खत्म होने के बाद 15 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट देनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ वन क्वेश्चन फ्रॉम कंपनसेशन पॉलिसी, फिर कस्टमर सर्विस से आ गया, और ये सवाल ही क्या था हमें याद नहीं आ रहा है, आपको याद आ रहा है कुछ ये सवाल, या लिखा नहीं है हमारे साथी राहुल जी, ये सर ये कंपनसेशन क्वेश्चन ही पॉलिसी। मिस हो रहा था, मतलब याद नहीं है सर ऐसा क्या क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल तुरंत तत्काल याद कर दिए, 60 सवाल, मतलब 60 सवाल पूछे जाते हैं जिनको, जो 30 नंबर के होते हैं। तो ये 30 नंबर के सवाल 60 हैं, और उनमें से अगर देखेंगे तो 10 से 12 सवाल कस्टमर सर्विस पॉलिसी से पूछ लिया। मतलब सोचिए कि जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा उस पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तभी इतने सारे सवाल उसने बना लिया। तो अगले जो हमारे साथी जिनका एग्जाम आने वाले महीने में होगा उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कस्टमर सर्विस पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके सर, मोमेंटो अवार्ड कब मिलता है, मोमेंटो अवार्ड कौन सा है, मोमेंटो कौन सा मोमेंटो अवार्ड है अजय जी? अच्छा मोमेंटो वो तो 25 सिल्वर जुबली वगैरह का होगा, 25 साल में मिलता है, फिर रिटायरमेंट पर मिलता है, वो पूछता था है ना। मोमेंटो कितने रुपए का मिलता है, आज से पिछले साल अगर देखेंगे तो ये सवाल ज्यादा पूछता था कि अगर कोई रिटायर होगा तो कितने रुपए का मोमेंटो देंगे, ऐसा टाइप का पूछता है। चलिए तो आपका जब बैंक के पॉलिसी पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे हम। तो चलिए आज के इस लेट नाइट सेशन में आप लोगों ने साथ दिया और सवालों का सामना किया, सवालों को जानने की कोशिश की, और इस रात में जो हमें समय मिल पाता है उसका सदुपयोग किया, और आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जैसे कोई भी टास्क आपके सामने है, जैसे कि हमारे अभी सुजीत जी का कल इंटरव्यू है, परसों इंटरव्यू है, तो आप अपना यकीन मानिए कि हाँ मैं इंटरव्यू अच्छे से दे पाऊंगा, मैं इंटरव्यू के सारे सवाल का अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले समय मेहनत करी है। ये विश्वास तो आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि मेरा कैसा होगा, बिगड़ जाएगा क्या, दे पाऊंगा क्या, ऐसे तो बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए। आएगा लेकिन जी वो आपके अंदर जाने ही नहीं चाहिए, उनको ना अभ्यास करना होगा कि ऐसे नकारात्मक विचार आपके शरीर के अंदर जाने नहीं चाहिए। ठीक है सुजीत जी? जी सर, आपसे आपसे हम्म। हौसला लेके सर जाएंगे, सीख रहे हैं हाँ, सर। अभी तो आप विनम्र भाव में ये सोचिए कि जब मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो इस सफलता के दरिया को भी पार कर लूंगा। उसके जी लिए जी। अगर ताकत की कमी पड़ेगी तो मैं ताकत हासिल कर लूंगा, एक भगवान से प्रार्थना करके, दूसरा आपके गुरु मेंटर से सीख के, और जो भी अध्ययन पिछले समय में आपने अपने बाहुबल से अर्जित किया है, अपने अनुभव से अर्जित किया है, उसको साक्षी मानते हुए आपको कदम आगे बढ़ाना है। तब जाके आप हौसला, आप तो सिपाही आदमी हो ना, ये देखो कैसे सिपाही आदमी कहीं भी पत्थर में चढ़ जाता है और झंडा फहरा देता जी है ना, ये देखो यहाँ पर फोटो लगा है ना। तो जी जी आप ऐसे ही, आपको तो कठिन मार्ग पे चलने की आदत होता है, तो जी। ठीक उसी तरह हम लोग जो है सामना करेंगे।
और उधर ठीक है सब, सीता माता के दर्शन वाले मंदिर के पास रहते हो आप? हाँ सर। हैं, कितना दूर है आपके घर से जानकी माता मंदिर? वही एक एक किलोमीटर होगा, एक 1.5 किलोमीटर। अरे बढ़िया, तो एक दिन पूरा बढ़िया आपका इंटरव्यू हो जाए तो फिर दर्शन कराना वीडियो कॉल करके, है ना? एकदम एकदम सर, कराएंगे एकदम। छुट्टी के दिन या वीडियो शूट करके दे देना जानकी जी माता सर। का। हम्म। जी जी, चलो, एकदम आप एकदम। तो आप तो बढ़िया इंटरव्यू, एक इंटरव्यू दे के आ गए, आप तो स्मार्ट बन के गए थे, है ना? जी जी। तो ये दूसरा इंटरव्यू है, मतलब ये जी फाइनल सर। इंटरव्यू है ना आपका? जी जी। जी जी। मतलब वो पहले था प्री इंटरव्यू, और ये आई। बैंक का नया प्रयोग शुरू किया है। पहले वो प्री इंटरव्यू लिया था, अब फाइनल इंटरव्यू। मतलब आप लगभग फाइनल के करीब ही हैं। आपका ये फाइनल मैच है, जैसे होता है ना क्रिकेट मैच खेलते हैं तो सेमीफाइनल होता है फिर फाइनल होता है, तो सेमीफाइनल जीत चुके हैं आप, अभी फाइनल मैच है आपका, है ना? तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, आज काफ़ी देर हो चुका है, आप लोग भी थोड़ा रात्रि विश्राम कर लीजिए। फिर कल मुलाकात करेंगे आपसे फिर किसी नए सेशन में। तब तक के लिए आपको मैं बहुत सारी ऊर्जा देता हूँ और एक सुकून देता हूँ, और एक आशा देता हूँ कि आप यकीन मानिए, आप जो इस धरती पर आए हैं सफलता पाने के लिए आए हैं। बस हमने 5 क्वालिटी रखनी है। एक तो विनम्रता रखना है, हमेशा कोमल रहिए, विनम्र रहिए। क्यों? क्योंकि विद्या जो है विनम्रता में ही आती है, ज्ञान जो है विनम्रता में ही आती है, सीख जो है विनम्रता में ही आती है। सरस्वती माता जो है वहीं रहती हैं जहाँ विनम्रता होती है। ठीक है राहुल जी? तो विनम्र रहना आपका एक क्वालिटी बनाइए, तभी जाके आपको ज्ञान की देवी जो है आपके पास रहेगी। दूसरा, परिश्रम के लिए तैयार रहिए, हमेशा परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए। रात को मौका मिला रात को पढ़ लिए, दिन को मौका मिला दिन को पढ़ लिए, परिश्रम, मतलब उसमें आपको चूकना नहीं, परिश्रम के लिए। तीसरा, सही मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन में चलिए। कौन है अच्छा आपके जीवन के लिए, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपका असली हितैषी है, उसको जो है पहचानिए और उसको अपने आसपास रखिए। कौन आपका सही मेंटर है, कौन आपको हमेशा हौसला देता है, तो ये सही मार्गदर्शन अपने साथ रखिए। तो पहला, विनम्रता रहिए। दूसरा, आपको परिश्रम के लिए तैयार रहिए। तीसरा, आपका सही मार्गदर्शन। चौथा, सही दिशा। सही दिशा, किस दिशा में जा रहे हैं हम, कौन आज कौन सा हमको जाना है, दिल्ली, और रास्ता पकड़े हैं कहीं और, है ना, दक्षिण की तरफ, तो सीधे पहुंच जाएंगे श्रीलंका। तो आपको सही दिशा। और पांचवी जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस, धीरज। अगर धीरज है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये 5 सूत्र है, इनका जरूर आपके जीवन में आप इस्तेमाल करिए। और इन 5 सूत्र के इस्तेमाल से आपको बहुत सारे मंथन होता है, जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीजें निकली थी, तो ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी बहुत सारे मंथन से गुजरता है। तो उन तमाम क्वालिटी को हम अगर जब इकट्ठा कर पाते हैं तो उस मंथन के माध्यम से जो चीजें निकलती हैं ना, वो आपके जीवन में काम आती हैं। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। सुजीत बाबू जो है कंबल वगैरह लगा लिए हैं, एकदम मच्छरदानी वगैरह लगा ली हैं, तो अब सोने के लिए जाते हैं। और बढ़िया से रेस्ट कर लीजिए। मोबाइल मोबाइल सर दिक्कत हो गया था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना दिन भर अब चार्जिंग भूल गए होंगे, है ना? तो इसी वजह से जी तो जी। आप जैसा ड्रेस पहन के गए थे पिछला सेमीफाइनल में, वैसे ही अभी पूरे फाइनल में आप अच्छे से पहन के जाइएगा। थोड़ा शर्ट जी सर। पैंट जो है दिखा दीजिएगा, तो मैं उसमें गाइड कर दूंगा, ठीक है? यस सर, यस सर। तो ये बाकी पहली बस बार, सर आपका आशीर्वाद। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेमीफाइनल का इंटरव्यू हुआ है और फाइनल का इंटरव्यू हुआ है, और जी आप सेलेक्टेड किया है, तो आपका जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? सर। 42 में मात्र 14 आदमी का यहाँ हुआ, मतलब हमारे रीजन में हम्म 42 लड़के थे, जिसमें मात्र 14 ही मुजफ्फरपुर रीजन से हुए। देखिए, अभी आपको जानकी माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है बगल में होने की वजह से, है ना? तो बस विनम्र भाव से, धैर्य रख के, जो भी थोड़ा ज्ञान बुद्धि विवेक है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए, ठीक है? जैसे इसमें सर आप, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जी हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हूँ आपके साथ है, ठीक है? तो चलिए जी फिर जी। विदा लेते हैं, सबका धन्यवाद कर दीजिए, जितने लोग रात को जगे हैं आज उनका धन्यवाद कर दीजिए। हाँ हाँ, सबको थैंक यू। नहीं नहीं, अच्छे से बोल दीजिए, आप इंटरव्यू जाएंगे। बोलिए कि आप सभी हमारे विजय सर के प्रोग्राम में जुड़ते हैं, सीखते हैं, तो ये अच्छा लगता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए, ऐसा बोलिए।
सर, आप सभी लोग हमारे सर के प्रोग्राम में जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जुड़ते रहिए और सर का हमेशा मान बढ़ाते रहिए, है ना? अच्छा, उसका फोन थोड़ा। गुड नाइट। हाँ, वाह दीपक जी, आप बढ़िया हो गए। अच्छा, आपको चोट लगी थी, ठीक हो गए, है ना? जी। ठीक हो गए, आपका एग्जाम भी हो गया ना अब तो? हाँ सर, एग्जाम तो हो गया था। एग्जाम तो सर जनवरी में हुआ था हमारा। चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और इंटरव्यू हो गया आपका? नहीं सर, हमारा रह गया था ना, अच्छा, हो रह नहीं गया। पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी ना सर एक काम करिए, सर कोई अभी क्या करिए कि आप ना जो, हाँ, आपकी वीडियो के माध्यम से, हम्म, पहले आपसे जुड़े नहीं थे तो आपकी वीडियो देख देख के सर हमने काफी इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे अंदर। ओके। तो अभी बस आप कुछ नहीं, ऐसे ही सीखते रहिए। आप देखिएगा, अभी से सीखते रहिए, 2 से 3 महीने में आप में बदलाव आ जाएगा। सभी ना, अजय कुमार जी, दीपमाला जी, सभी आपको बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं। सुजीत जी, सबको ना जानकी माता का प्रसाद भेजना सबको, है ना? ये अजय कुमार जी हैं, बेस्ट एकदम बोल सर, रहे हैं। एकदम सब। और दीपमाला जी बोल रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, है ना? सबको ना जानकी माता जी का प्रसाद भेज देना, तो ठीक? धन्यवाद सर। ओके, ओके, ओके। चलो एकदम सर, ठीक एकदम। ओके सर। है, तो फिर आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट सर। ओके।